मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है क्या, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ सीरीज होंगे, कुछ पैरेलल होंगे, वही पहले जैसा ही है। देखो भाई, ये एक बैटरी है, ये एन सेल्स है। इसमें भी एन सेल्स है। इसमें भी एन सेल्स है। और ऐसे ऐसे करते करते ना एम रोज है। कितने भाई? एम रोज है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में। तो तुम्हें बताना कि इनका इक्विवेलेंट सेल क्या होगा। याद रखना, ये सारे आइडेंटिकल ले लेते हैं। ये है ई, ई, आर, आर, ये वाला भी वही सेम है, आइडेंटिकल है सारे। इस टाइप से हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि इनका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो याद करो, वही सीरीज पैरेलल वाला ही कॉम्बिनेशन यूज करना है हमें। सबसे पहले ना हम लोग करेंगे क्या कि सीरीज वाले को अलग से सॉल्व करेंगे, फिर पैरेलल वाले को भी सॉल्व करेंगे। सेम वही पहले जैसा ही करना है। कैसे करेंगे ध्यान देखना, मैं ना इसको नया डायग्राम बना रहा हूँ। एक काम करते हैं, पहले बताओ ये सारे के सारे एन सेल्स सीरीज में है, तो बताओ एन सेल्स अगर सीरीज में होंगे तो इक्विवेलेंट सेल की वैल्यू क्या होगी, उसके ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। क्या लिखेंगे भाई, जल्दी बताओ। एन इंटू ई, कुछ याद आया? अरे ई प्लस ई करके एन टाइम्स करोगे ना, तो क्या हो जाएगा वो एन इंटू ई। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन इंटू आर, आर प्लस आर प्लस आर ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद बताओ अगली वाली नीचे वाली जो रो होगी उसको भी सॉल्व करोगे। सेम यहां पर भी कुछ वैसा ही आएगा, एन इंटू आर, एन इंटू ई। ऐसे ही बताओ तीसरी रो को सॉल्व करोगे, एन इंटू आर, एन इंटू ई। और ऐसे ऐसे करते करते अब कितने हो जाएंगे भाई, अब ये एम रोज नहीं बल्कि अब इनको बोलेंगे एम सेल्स हो गए, ठीक है। अब याद करो ये एम सेल्स हो गए, तो पिछले बार जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था उसमें क्या बताया था मैंने कि इन सबको जब हम सॉल्व करते हैं तो सिंगल सेल बनता है, जिसका इक्विवेलेंट जो होगा वो एक सेल के बराबर होता है। एक सेल कितने का है यहाँ पे, एन इंटू ई का है, तो हो जाएगा यहाँ पे एन इंटू ई, ठीक है। और वहां पे बताया था मैंने पिछले क्लास में कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रह जाता है, तो पिछले बार बताया था ना आर बाई एम हो गया था। तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एन आर बाई एम। अरे पिछली बार क्या था, सिंगल सेल आर का रेजिस्टेंस का था ना, आर 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 का, तो आर बाई एम हुआ था। तो यहाँ पे अब बताओ सिंगल सेल कितने कितने के, एन आर के हैं, तो क्या हो जाएगा एन आर बाई एम। तो बताओ फाइनल आंसर क्या लिखोगे इसमें, तो लिखोगे इक्विवेलेंट ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो तो रहेगा एन इंटू ई, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जल्दी बताओ भाई। हाँ ये हो जाएगा एन आर बाई एम, एन इंटू आर नहीं, आधा शुरू हो जाते हो, ठीक है। एन आर बाई एम। एक बार ध्यान से देखो बच्चे सारे, कुछ दिक्कत हो कंफ्यूजन हो तो पूछो जल्दी से, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। और में समझ में आया ये बात, गुड। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सब लोग हेडिंग डालो, लिखो भाई, लिखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो रहा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये कुछ नई सी चीज है, वैसे तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने 10th क्लास में, बट फिर से थोड़ा पढ़ते हैं, शायद याद आ जाए, पुराने जमाने की बात है। हाँ पिछले जन्म की बात है। देखो जूल ने क्या कहा था, पहले ध्यान समझते हैं। ये कोई रजिस्टर है आर, और इसमें अगर आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, तो उसने कहा था कि किसी भी अगर रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कराओगे तो उसमें हीट जनरेट होगी, मतलब एक तरह से एनर्जी का लॉस होगा उसके अंदर, ठीक है ना। और उसने बोला था कि हीट जनरेशन का जो रेट होता है, रेट मतलब क्या हो गया, एक तरह से पर सेकेंड ना, ठीक है ना। तो हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम को ही हम बोलते हैं रेट ऑफ हीट जनरेशन, या उसी का दूसरा नाम पावर भी हो जाएगा। तो उसने क्या कहा था कि किसी भी रजिस्टर में जो रेट ऑफ हीट जनरेशन होता है, मतलब हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम की जो वैल्यू होती है, उसने ये कहा था कि जो करंट फ्लो कर रही है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है,
ठीक है। और उसने कहा था कि जो इसका रेजिस्टेंस है ना उस पर भी डिपेंड करता है, मतलब रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो हीट जनरेशन सिंपल सी बात है ज्यादा होगा, करंट भी ज्यादा होगी तो भी ज्यादा होगा, मतलब हीट ज्यादा जनरेट होने के लिए या तो करंट ज्यादा होना चाहिए या तो रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जैसे हीट मतलब सिंपल सी बात है, तो इसको लिखो, मैं बोल रहा हूं लिखो, रेट ऑफ हीट जनरेशन इन अ वायर, रेट ऑफ हीट जनरेशन इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, मतलब दो चीजों पे डिपेंड करेगा, करंट के स्क्वायर पे और साथ साथ रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई, तो ध्यान रखना पहले डी एच अपॉन डी टी, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ हीट जनरेशन, रेट ऑफ हीट जनरेशन। ठीक है, इसी को पावर लॉस भी बोल सकते हो, यही चीज ना पावर लॉस भी कही जाती है, पावर लॉस इन रेजिस्टर, सेम चीज है, पावर लॉस इन रेजिस्टर सेम वर्ड हो गया। ठीक है, तो एक तरह से बताओ उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि ये जो डी एच बाई डी टी होता है प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, मतलब करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है एंड प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ठीक है, तो यहां से बताओ डी एच बाई डी टी क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे 1 आ जाता है, सॉल्व करने पे डी एच बाई डी टी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, डी एच बाई डी टी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो रेट ऑफ हीट जनरेशन है उसका फॉर्मूला क्या हो गया भाई, रेट ऑफ हीट जनरेशन जिसकी वैल्यू है डी एच बाई डी टी, वो हो गया आई स्क्वायर आर। बताओ यहां से डी एच देखो ध्यान से, क्या लिख सकते हो, डी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, बताओ टोटल हीट कितना हो गया, अगर मैं बोलूं टोटल कितना हीट जनरेट हुआ है, टोटल हीट हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एच, या इसी को हम बोल सकते हैं इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। तुम लोगों ने 10th क्लास में याद करो, इसी फॉर्मूले को आई स्क्वायर आर टी कर देते थे, जानते हो क्यों करते थे आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि वहां पे आई कांस्टेंट होता था आर कांस्टेंट होता था, तो देखो ना आई और आर कांस्टेंट होगा तो ये दोनों बाहर हो जाएगा, सिर्फ डी टी हो जाएगा, डी टी का टी हो जाएगा। तो आई स्क्वायर आर टी जो फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा था ना वो इसीलिए पढ़ा था क्योंकि करंट वहां पे कांस्टेंट था। ये जनरल फॉर्मूला है, बिकॉज हमें नहीं पता कि करंट कांस्टेंट है या वेरिएबल है। भाई करंट अगर वेरिएबल होगी तो भी ये फॉर्मूला होल्ड करेगा, कांस्टेंट रहेगा तो भी होल्ड करेगा। तो ये एक तरह से ये हीट जनरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए। ठीक है, तो बताओ भाई फाइनली यहां से क्या आया, हीट का फॉर्मूला क्या आ रहा है, आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रल। ठीक है, आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रल हो गया। इसी को मैंने क्या कहा था कि जो रेट ऑफ हीट जनरेशन है उसी को हम पावर भी बोलते हैं, तो एक तरह से ऐसा भी तो कह सकते हो कि पावर पी इक्वल टू आई सॉरी डी एच बाई डी टी, यही तो है, और जिसकी वैल्यू कितनी थी भाई, पावर इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर, पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर। समझ आएगा, इसमें आई क्या है, करंट थ्रू द वायर है, और आर है इसका रेजिस्टेंस। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात समझना, ये अभी हमने बताया कि फॉर्मूला पावर का है आई स्क्वायर आर, इसको हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं आई इंटू आर इंटू आई। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गया, ये आई इंटू आर क्या हो जाता है, वी हो जाता है, तो ये क्या हो गया, वी इंटू आई। तो पावर इक्वल टू क्या आ गया फॉर्मूला, वी इंटू आई, और आई को वी बाई आर भी लिख सकते हो, तो यही फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर भी आ जाएगा। अब लेके जानते हो इसमें एक छोटा सा दिक्कत है, कुछ कुछ लोगों को लगता है ना कि वी क्या है, वी जो है ना वोल्टेज वो वाला है जो बैटरी का होता है। नहीं, ध्यान रखना यहाँ पे बस यही एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो वी होता है ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है वी, ध्यान रखो भाई इसका, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये एक तरह से पावर का भी फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर डी टी, सॉरी आई स्क्वायर आर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चे, सब लोग लिखो, लिखो मैक्सिमम पावर थ्योरम। गौरव कौन सा चैप्टर, देखो एक पूछ रहा कौन सा चैप्टर है, करंट चैप्टर चल रहा है। तूने एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी पढ़ेगा तो खत्म ही हो जाएगा। लिखो मैक्सिमम पावर थ्योरम,
मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो बाकी बच्चे ध्यान रखना, नीट में कई बार आ चुका है इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। मैक्सिमम पावर थ्योरम ये है क्या, इसको पहले हम समझते हैं। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे भाई, ये हमारी एक बैटरी है, मतलब सेल है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया, ईएमएफ ई हो गया, ये है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है। अब तुम्हें ये बताना है कि ऑब्वियस है कि इसमें करंट ऐसे आई निकलेगी बाहर यहां से और इसके थ्रू जाएगी आई। फिर देखते हैं कि कितना पावर वगैरह जनरेट कर रहा है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी मोमेंट पे लिखोगे एट एनी मोमेंट या एट एनी टाइम, करंट कितना होगा भाई इसके अंदर, जल्दी बताओ तो। करंट थ्रू कैपिटल आर, जल्दी बताओ भाई क्या होगा, करंट की वैल्यू कितनी होगी, आई इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर। पता नहीं तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, देख लेना। ध्यान देखो भाई, ये दोनों रेजिस्टेंस ना सीरीज में हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाता है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर। तो बताओ ईएमएफ सॉरी करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। समझ में आया इतना। एक इंपॉर्टेंट बात सोचो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम लोग से पूछूं कि अगर इस सर्किट में चाहते हो कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, जरा देख के बताओ। हाँ, अगर हम ये चाहते हैं कि सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो उसके लिए हमें क्या कंडीशन रखनी पड़ेगी, मतलब क्या ऐसा करें कि करंट आई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। हाँ एक मिनट, पार में तुम क्या बोल रहे हो, पार में जल्दी बताओ। मैं पूछ रहा हूं टू गेट मैक्सिमम करंट थ्रू कैपिटल आर, व्हाट शुड बी द कंडीशन, क्या होनी चाहिए कंडीशन, करंट को मैक्स, कौन सा रेजिस्टेंस, स्मॉल आर को तुम नहीं छेड़ सकते, बिकॉज स्मॉल आर जो होता है ना वो बैटरी के अंदर है। क्या कहोगे, बैटरी का मटेरियल तोड़ के बाहर निकालेंगे, मतलब स्मॉल आर इसमें फिक्स्ड वैल्यू है। समझ में आई बात, इसको हम नहीं छेड़ सकते, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, कैपिटल आर को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो बता, हाँ कैपिटल आर को जीरो कर देते हैं, और जीरो का कैपिटल आर नेगेटिव तो होगा नहीं, तो जीरो ही होगा। जीरो करने का मतलब ये हो गया कि बैटरी के दोनों टर्मिनल को अगर तुमने कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया, सिंपल तार से जोड़ दिया, तो करंट मैक्सिमम होती है। ये बड़ी कॉमन सी चीज है, जैसे नई बैटरी हो, तुम दोनों पोल जोड़ दो ना, जानते हो एक आध 2 घंटे बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा उसमें। नई बैटरी के ना दोनों पोल जोड़ के देखो, कुछ नहीं बचेगा उसमें। समझ में आई बात। तो इसमें लिख लेना स्टार मार्क करके, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख लेना, लिखो टू गेट मैक्सिमम करंट फ्रॉम बैटरी या फ्रॉम सेल, टू गेट मैक्सिमम करंट फ्रॉम सेल, वैल्यू ऑफ कैपिटल आर शुड बी जीरो। कैपिटल आर मतलब क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी जीरो। टू गेट मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ सेल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी जीरो। वही बात हो गई, कैपिटल आर को जीरो का, ये पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, जब बैटरी का मैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग बता रहा था, तो मैंने कहा था कि मैक्सिमम करंट ई बाई आर होती है। तो इसका मतलब आई मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगी भाई, जल्दी बताओ। आई मैक्सिमम हो जाएगा ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, इससे ज्यादा करंट नहीं मिल सकती। लेकिन हम ना ये जो थ्योरम पढ़ रहे हैं ना, वो मैक्सिमम करंट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम पावर के लिए पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात। तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, हम पावर की बात कर रहे हैं। तो जरा बताओ, करंट तो इसमें जा रही है ये वाली वैल्यू, बताओ इसमें कैपिटल आर में कितना पावर जनरेट हो रहा है, तो लिखो इसमें पावर जनरेटेड इन कैपिटल आर क्या होगा भाई, जल्दी बताओ तो। P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, यही होता है ना फॉर्मूला। कितना आएगा बेटा, जल्दी बता तो देख के, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, सही है। तो हमारे पास फाइनली पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, P इक्वल टू ई स्क्वायर कैपिटल आर डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर, राइट। ये है मैक्सिमम पावर, अभी आया नहीं है मैक्सिमम, ये तो पावर है। हमें इस पावर को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करने का मतलब हम चाहते हैं खूब ज्यादा पावर निकले इससे, मतलब बाहर कैपिटल आर में।
तो बताओ इस पावर को मैक्सिमम करने के लिए क्या कंडीशन है, वही हमें निकालना है। तो तुम लोगों ने मैथ के बच्चे हो बहुत सारे लोग, सबको पता कि कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए ना हम उसे डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करते हैं, यही करते हैं ना। तो बताओ डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, तो डिफरेंशिएट बताओ यहाँ पे अगर पावर को डिफरेंशिएट करोगे तो किसके रेस्पेक्ट में करोगे भैया, जो वेरिएबल होगा जो बदल रहा होगा उसी के रेस्पेक्ट में करोगे ना। बताओ इसमें बदल कौन रहा है, ई तो कांस्टेंट वैल्यू है, स्मॉल आर भी फिक्स वैल्यू है, हाँ कैपिटल आर बिल्कुल सही बात है, कैपिटल आर बदल रहा है। तो इसका मतलब क्या समझा तुम लोगों ने, क्या बोलोगे कि टू गेट, हाँ टू गेट पी मैक्स, हम मैक्सिमम पावर चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा भाई, डीपी बाई डी आर शुड बी जीरो, यही तो होता है। ध्यान से देखो मैं कर रहा हूं, देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, पावर का फॉर्मूला है ई स्क्वायर कैपिटल आर डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो सब लोग, ये u बाई वी फॉर्म का है, यहाँ पे u की जगह पे कैपिटल आ रहा है और v की जगह पे ये वाला वैल्यू है, क्योंकि ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, लिखो dp अपॉन डी आर इक्वल टू, देखो ई स्क्वायर को कॉमन ले लो, ध्यान से देखना भाई सब लोग, कॉमन ले लिया। इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये होता है कि पहले हम डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लेते हैं, तो आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर लिख लिया, फिर कैपिटल आर को कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर कैपिटल आर लिख लेते हैं, फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो 2 पहले आ जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर का एक पावर घट गया, मतलब 1 पावर हो गया, और उसके बाद आर प्लस आर को अंदर जाके डिफरेंशिएट करोगे तो इंटू 1 आ जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा। अब सिंपल सी बात है भाई, रूल ये कहता है कि डीपी बाई डी आर को जीरो करो, और जब तुम इसको जीरो करोगे तो ये आर प्लस आर का पावर 4 भी जीरो में चला जाएगा, ई स्क्वायर भी जीरो में चला जाएगा। तो देखो लेफ्ट साइड में रह जाएगा जीरो, राइट साइड में क्या बचेगा, बचेगा आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर इंटू आर प्लस स्मॉल आर। ध्यान से देखना भाई मैं क्या कर रहा हूं, आर प्लस स्मॉल आर कॉमन ले लेना, तो यहां पे पहले वाले ब्रैकेट से आर प्लस स्मॉल आर माइनस 2 कैपिटल आर बच जाएगा। बहुत क्लियर सी बात है यार, मैथ के जो बच्चे होंगे उनको पता होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट जीरो में नहीं करते, ये वाला टर्म कभी जीरो हो नहीं सकता। क्यों नहीं जीरो हो सकता यार, दो पॉजिटिव चीजों का सम कभी भी नेगेटिव नहीं होता या जीरो नहीं होता, ठीक है। जीरो होने के लिए दोनों को ही जीरो होना पड़ेगा, इसका मतलब ये कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या जीरो है यहाँ पे, ये वाला टर्म जीरो है। देखो तो क्या है उसके अंदर, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर जीरो है, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू जो है स्मॉल आर के बराबर है। क्या समझा आप लोगों ने, कि अगर हमें मैक्सिमम पावर चाहिए बाहर वाले रेजिस्टेंस में, तो बाहर वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू अंदर वाले मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, यही है रूल इसका, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी भी सेल से तुम चाहते हो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर मिले, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन ये है कि बाहर वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है सेल के अंदर वाले रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको लिख लो, पहले थ्योरम लिख लो, फिर हम निकालेंगे कि वो मैक्सिमम पावर होगा कितना। लिखो टू गेट मैक्सिमम पावर फ्रॉम अ सेल, चलिए लिखो टू गेट मैक्सिमम पावर फ्रॉम अ सेल, टू गेट मैक्सिमम पावर फ्रॉम अ सेल across एनी एक्सटर्नल रजिस्टर, मतलब बाहर वाले रेजिस्टेंस में, across एनी एक्सटर्नल रजिस्टर, कॉमा वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू, वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। याद रखना यही है मैक्सिमम पावर थ्योरम, मतलब किसी भी सेल में से अगर मैक्सिमम पावर चाहिए तो बाहर वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू अंदर वाले रेजिस्टेंस के बराबर करना, शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं।
तो एक बात बताओ, हमें मालूम हो गया कि कैपिटल आर को स्मॉल आर के बराबर करना है कहां पे, पावर वाले फॉर्म। तो बताओ यहां से पावर मैक्सिमम कितना आएगा, यहां लिख देता हूं मैं, पी मैक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई, ये आ जाएगा, फॉर्मूला क्या था, ई स्क्वायर कैपिटल आर डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, यही तो था फॉर्मूला। चलो इसको यूज कर लेते हैं, ई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर। सारा कुछ काट पीट करके आएगा फाइनली पी मैक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4 स्मॉल आर। अच्छा बताओ उस टाइम पे वर्क कितना करेगी बैटरी, या रेट ऑफ वर्क डन कितना होगा, तो लिखोगे रेट ऑफ वर्क डन बाई सेल कितना होगा, जल्दी बताओ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सीधे सीधे होता है ईएमएफ ई इंटू आई, यही फॉर्मूला होता है। तो बताओ जिस टाइम पे पावर मैक्सिमम होगा उस समय कितना पावर, मतलब कैसे तो बैटरी से कितना निकल रहा होगा या कितना जनरेट हो रहा होगा, तो ई और आई की वैल्यू है ई डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर। आर की जगह पे क्या करोगे, स्मॉल आर प्लेस करोगे, तो बताओ फाइनली यहां से आ जाएगा ई स्क्वायर बाई 2 आर। ये है तुम्हारा वर्क डन बाई सेल, ये रेट है बेसिकली, रेट ऑफ वर्क डन बाई सेल, मतलब सेल ने पर सेकेंड कितना काम कर रहा है उस टाइम पे, ई स्क्वायर बाई 2 आर, और बाहर कितना मिल रहा है, ई स्क्वायर बाई 4 आर। ध्यान देना, ई स्क्वायर बाई 2 आर सेल पैदा कर रहा है, जनरेट कर रहा है, और बाहर उसका मिल कितना रहा है, सिर्फ ई स्क्वायर बाई 4 आर। तो अगर मैं बोलूं कि आधा ही तो मिल रहा है, मतलब एक तरह से ऐसे समझ लो कि पापा 100 रुपए कमाते हैं तो घर में मम्मी को सिर्फ 50 रुपए देते हैं, बाकी 50 रुपए उड़ा देते हैं। ठीक है, यहां पर भी कुछ वैसे ही है कि जो बैटरी है, सेल जो है, सेल क्या कर रहा है, सेल जितना जनरेट करता है बाहर उतना नहीं देता, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को उतना नहीं देता, उसका आधा ही देता है। तो अगर मैं बोलूं बाहर वाले बंदे के लिए अगर पूछा जाए, मान लो पापा ने 100 रुपए कमाए और घर में 50 रुपए दिए, तो अगर मम्मी से पूछा जाए कि बताओ पापा की एफिशिएंसी क्या है, तो क्या बोलेंगे, 50%। क्यों, क्योंकि 50 रुपए ही घर पे देते हैं कमा के, 50%। तो यहां पे बताओ सेल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम 50%। तो लिखोगे इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ सेल कितना होगा भाई, 50%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान रखना सब लोग, कोई भी सेल ना 50% से ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता। एक बार सब लोग ध्यान से देख लो, कोई कंफ्यूजन डाउट है तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई क्वेश्चन लिखो तो। एकदम आसान सा क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है, बिल्कुल इजी सा। ये क्वेश्चन दिख रहा डायग्राम, तुम लोग को बताना है फाइंड मैक्सिमम पावर जनरेटेड अक्रॉस कैपिटल आर, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। फाइंड मैक्सिमम पावर जनरेटेड अक्रॉस कैपिटल आर, यही है क्वेश्चन। मतलब तुम्हें क्या बताना है, एक तरह से देखा जाए तो पी मैक्स कैलकुलेट करना है इन कैपिटल आर। पता करो भाई, कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। चलो देखो मैं बता रहा हूँ। अच्छा सुनो, थोड़ा सा एक चीज और समझ लो, पावर का फॉर्मूला क्या था भाई, V इंटू आई था, या वी स्क्वायर बाई आर था, या आई स्क्वायर आर कर लो। अगर मैं बोलूँ इसकी यूनिट क्या होगी, जल्दी बताओ तो, यूनिट क्या होगी, वोल्ट एम्पियर। और जानते हो क्या होता है वोल्ट एम्पियर, या फिर पावर होता है क्या, हीट पर यूनिट टाइम होता है ना, रेट ऑफ हीट। हाँ, तो बेसिकली क्या होगा, जूल पर सेकंड भी बोलते हैं उसी को, और जूल पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं, वॉट, मालूम है ना, ये सब 11th क्लास का है, इसलिए मैंने सब बताया नहीं, वॉट। ठीक है, किलो वाट भी एक चीज होती है, तो 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। एक होता है हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है भाई, 746 वाट। याद रखना ये सब चीजें, खैर उस पर नहीं, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं वापस। एक बार तो हमें मैक्सिमम पावर इस आर पे निकालना है। यहाँ पे दो दो बैटरी दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो, ये दोनों जो बैटरी है ना वो एक्चुअल में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो बाकी समझ में आई बात, ध्यान से देखना बच्चे, इसका ना नया डायग्राम बना लो, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखाओ।
भाई इस तार को घुमा के उधर कर दो ना, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है। तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ध्यान से देखना पहले, ये 2 बैटरी हो गई, ये 2 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 5 वोल्ट है, ये 1 ओम है। इसके बाद यहां पे कैपिटल आर कनेक्टेड है। तो एक काम करते हैं ना, हम चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ, इन दोनों बैटरी, ये जो दोनों बैटरी दिखाई दे रही हैं, पहले इनका हम कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं, इनका इक्विवेलेंट सेल निकालते हैं, फिर बात करते हैं। तो जरा बताओ तो इनका इक्विवेलेंट सेल क्या होगा भाई, इन दोनों बैटरी का। तो सिंगल बैटरी बनेगा, और सिंगल बैटरी बनेगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा, और ये नीचे तो कैपिटल आर रहेगा ही रहेगा। ये आर इक्विवेलेंट और ये हो गया ई इक्विवेलेंट। कैसे निकालेंगे भाई ई इक्विवेलेंट, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, वो E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, या फिर एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। कुछ याद आ रहा, वही वाला यूज करेंगे। तो बताओ फाइनली यहाँ पे ई इक्विवेलेंट क्या आएगा भाई। चलो हम डायरेक्ट फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं। तो E1 बाई R1 मतलब 2 बाई 2 प्लस E2 बाई R2 मतलब 5 बाई 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 मतलब 1 बाई 2 प्लस 1 बाई R2 मतलब 1 बाई 1। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, क्या आएगा देखो जरा, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2। पता नहीं समझ में आया कि नहीं, देख लेना तुम लोग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ तो। पक्का 4 वोल्ट आ गया। इसका मतलब बताओ इस ई इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 वोल्ट हो गई। गुड यार, वेरी गुड। एक काम करो, आर इक्विवेलेंट में निकाल ही लो, ये स्मॉल आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, जल्दी बोलो। यही लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलो भाई, स्मॉल आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, यहां लिख देता हूं मैं। स्मॉल आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये तो दो ही है ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो क्या हो जाएगा, हाँ 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, कितना हो गया 2 बाई 3 ओम। मतलब आर इक्विवेलेंट 2 बाई 3 ओम हो गया। एक बात बताओ, ये वही नहीं बन गया अभी जो हमने पहले पढ़ा था कि एक सेल है जिसका ईएमएफ 4 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 बाई 3 ओम है, बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर जनरेट करना है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है बताओ, इसमें मैक्सिमम पावर पाने के लिए, टू गेट मैक्सिमम पावर इन कैपिटल आर, पहले बताओ कैपिटल आर की वैल्यू होनी कितनी चाहिए। हाँ आर इक्विवेलेंट के बराबर कितना है वो, वेरी गुड 2 बाई 3 ओम। ये एक आंसर हो गया, आंसर नहीं है मतलब इंटरमीडिएट है। उसके बाद पावर मैक्सिमम निकालना है, तो बताओ पी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ ई स्क्वायर बाई 4 आर। ध्यान देना कैसे करेंगे भाई, ई की वैल्यू है 4 का स्क्वायर बाई 4, आर की जगह पे क्या लिखोगे 2 बाई 3। सॉल्व करो तो देखो तो क्या आ रहा है, अरे वाह 6 वॉट, यही आ रहा है ना। देख रहे हो ये क्वेश्चन ना इतना इजी नहीं था, कैपिटल आर दिया नहीं है, तुम्हें मैक्सिमम पावर लाना है और इंटीजर टाइप का आंसर है, ठीक है ना। तो ये जो एडवांस के पेपर आते हैं ना जेई वगैरह में, उस टाइप के क्वेश्चन के लिए बना हुआ है, मतलब उस टाइप की चीज है, थोड़ा सा इजी है, मतलब बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है। लेकिन हाँ अगर तुमने नहीं पढ़ा है ना ये चीज, ध्यान नहीं है अगर, तो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम कैपिटल आर की वैल्यू ही ढूंढते रह जाओगे कि क्या रखे, बिकॉज अननोन सा है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, कोई डाउट है तो